अगर आपको भूत प्रेत वाली कहानियाँ पसंद है, लेकिन साथ में रोमांस, मिस्ट्री और थ्रिलर भी चाहिए, तो ये नया कोरियन ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि इस कहानी की हीरोइन ऐसी लड़की है जो बचपन से ही भूतों को देख सकती है और वही ताकत उसे ऐसे से खतरनाक मर्डर केस तक पहुंचा देती है जहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसकी यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन जाती है और कैसे उसकी मुलाकात एक ऐसे प्रोसिक्यूटर से होती है जो पहले उसे ही खूनी समझ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है हैडम रिजर्वायर के पास एक घने जंगल से, जहाँ एक लड़की यूरी गड्ढा खोदते हुए कुछ ढूंढ रही थी। तब उसे वहां पर एक फोन मिलता है कि उसी टाइम वहां पर एक प्रोसिक्यूटर आ जाता है। उसका नाम गैंग था। वो एक मिसिंग पर्सन केस की जांच कर रहा था। तब उसे किसी अनजान कॉलर से इस जगह की जानकारी मिली थी और उसी जगह में उस आदमी की बॉडी भी थी। गैंग को लगने लगता है कि शायद यही किलर है, लेकिन यूरी तो उल्टा उसे ही किलर समझने लगती है। कहती है कि वैसे भी कहते हैं कि कल्प्रिट वापस क्राइम सीन पर जरूर आता है। बस बिना कुछ जाने दोनों फाइट करने लग जाते हैं। तब लड़ते लड़ते गोल मटोल होकर वो नीचे चले जाते हैं कि तभी पुलिस भी आ जाती है और वो गलत समझ लेते हैं कि ये कुछ और ही कर रहे हैं। ये सुनकर तो वो एकदम से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। पर फिर बाद में पुलिस यूरी को थैंक्स करती है क्योंकि उसी की दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्हें यहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी। लेकिन गैंग के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक तो इतना सुनसान इलाका जहाँ आम इंसान पहुंच भी नहीं सकता, वहाँ इस लड़की को लाश के बारे में कैसे पता चला। वो उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो दूसरी तरफ क्या मुड़ता है कि यूरी एकदम ही गायब हो जाती है, जबकि यूरी तो दूर खड़ी एक आदमी से बात कर रही थी। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी वो डेड बॉडी थी, क्योंकि वो आत्मा को देख सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। और यहाँ के बारे में उस आत्मा ने ही उसे बताया था। यूरी जानती थी कि वो आत्मा गुस्से में है क्योंकि उसकी बॉडी को ढूंढने में टाइम लग गया। उसे कहती है कि तुम्हारे किलर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, इसलिए उसे भूल कर तुम अपनी नई लाइफ में जाओ और वहाँ खुश रहना। इसके बाद कहानी हमें 6 साल पीछे ले जाती है। उस टाइम यूरी की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका बॉयफ्रेंड गियो उससे बहुत ही प्यार करता था और उसी दिन उसने यूरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। यूरी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अपनी इस भूत देखने वाली अजीब सी पावर की वजह से वो शादी करने से डर रही थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला हर इंसान किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन गियो उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर यूरी आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंगेजमेंट वाले दिन गियो रिंग अपनी कार में ही भूल गया था, इसलिए वो रिंग लेने के लिए पार्किंग में जाता है कि तभी अचानक से लिफ्ट बीच में ही खराब होकर रुक जाती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो पानी के बीचों बीच में खड़ा हो और अचानक से लिफ्ट में पानी भी फंस जाता है। वो डूबने लगता है और तो और कोई उसका पैर भी खींच रहा था। वहाँ काफी देर हो गई थी, इसलिए यूरी नीचे जाती है तो देखती है कि गियो हाँफ रहा था और जैसे वो यूरी को देखता है तो उसे रोक लेता है कि मेरे पास मत आना, क्योंकि अब उसे भी यूरी के पीछे वो आत्मा नजर आने लग गई थी। इससे तो वो बुरी तरह डर गया था, इसलिए वो सॉरी बोलता है और एंगेजमेंट तोड़कर चला आता है। उस दिन के बाद से तो यूरी ने अपनी किस्मत से लड़ना ही छोड़ दिया था। अब वो आत्माओं से भागती नहीं थी बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेती थी और उनकी मदद करने लगती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। गैंग कोर्ट में एक मर्डर केस लड़ रहा था और जो आरोपी था पार्क सोंजे, उस पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड युंजू के मर्डर का आरोप लगा था। लेकिन पुलिस को ना उसकी बॉडी मिली ना कोई मर्डर वेपन। इस वजह से सोंजे को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। फिर कोर्ट से बाहर निकलते हुए सोंजे गैंग को छेड़ने लगता है कि कैसा लग रहा है हार के। उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन गैंग कहता है कि मैं फिर अपील करूंगा। तो वो हंसता है कि तुमने सुना नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, ना उसकी बॉडी मिली। वो कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी कि एविडेंस अभी नहीं तो कभी होगा ही नहीं। गैंग हार मानने वालों में से नहीं था। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस आदमी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। उसका सीनियर उसे केस छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि सोंजे एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ा हुआ था। वो असेंबलीमैन जिन डोंग का बेटा था और उसे ऊपर से इस केस को छोड़ने के ऑर्डर्स भी आ गए थे। लेकिन गैंग किसी की बात कहाँ सुनने वाला। तभी उसको उसकी दादी का कॉल आता है और वो उसे एक मॉनेस्ट्री लेकर जाती है। उसे साथ में प्रे भी करने को बोलती है, भले उसे ये पता नहीं था कि ये प्रे किस लिए है। तब दादी उसे किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी करने के लिए भी कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि ब्लैक मंकी ईयर में पैदा हुई लड़की से दूर रहना। तो वो कहता है कि ब्लैक मंकी हो या व्हाइट मंकी, मेरे पास किसी से मिलने का फालतू टाइम नहीं है। और उन्हें कहता है कि क्या आपके लिए किसी को ढूंढ लूं। ये सुनकर तो उसे मारने ही लग जाती है। दूसरी तरफ तेज बारिश में एक टैक्सी ड्राइवर 2 लोगों को पिक करने आया था, लेकिन टैक्सी में बैठते ही वो उस पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ गैंग का कलीग पिल्डोंग उसे साथ में ड्रिंक पर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो बार बार पूछने पर भी मना कर रहा था। तो पिल्डोंग उसे मजाक में कह देता है कि वॉशरूम की लाइट खराब है तो लास्ट वाला स्टॉल यूज मत करना, क्योंकि बारिश के टाइम पर वहाँ आत्मा दिखती है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। पर फिर जब बाद में बाथरूम जाता है तो लाइट तो थी नहीं और पिल्डोंग की बात उसे कानों में ही गूंज रही थी, इसलिए उसे लगता है कि वहाँ कोई है। अब डर तो उसे लग रहा था, फिर भी जैसे तैसे डर के मारे वो दरवाजा खोल ही देता है। लेकिन अंदर उसे सच में एक आत्मा दिख जाती है। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी और फिर वो डर के मारे जल्दी से भाग जाता है। लेकिन वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, सिर्फ एक मॉब था।
दूसरी तरफ हमें यूरी को दिखाया जाता है, वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि रैना होटल की सीईओ थी। ऑफिस पहुंचते ही सारे एम्प्लॉयज उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, तो वो सबको थोड़ा दूर रहने को बोलती है कि इतने में एक छोटी बच्ची से टकराने वाली होती है। लेकिन यूरी तुरंत ही साइड हट जाती है, जिससे कि वो बच्ची गिर जाती है और रोने लग जाती है। यूरी तो उसे छूने वाली थी, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि वो किसी को छूने से बचती है। उसे डर था कि उसके साथ रहने वाली वो स्पिरिट्स दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद यूरी अपनी दादी चेयरवुमन बेक से मिलती है और वो बाकी फैमिली मेंबर के साथ यूरी की कजिन हारी की शादी को लेकर बातें कर रहे थे। और हारी संजय से शादी करना चाहती थी, वही जिस पर अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर का इल्जाम लगा था। लेकिन अब तो वो बेगुनाह साबित हो चुका था, इसलिए बाकी लोगों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा उनके बिजनेस के लिए तो ये अच्छा ही होगा, इस शादी से तो उनका बिजनेस और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन दादी यूरी से उसकी राय पूछती है, तब पहले तो वो ये कहती है कि मेरी राय से फर्क पड़ता है क्या, लेकिन फिर कहती है कि बिजनेस के हिसाब से रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन मुझे वो संजय वैसे ही पसंद नहीं है और भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने डैड के बिना वो कुछ भी नहीं है, उनके पैसों पर ही जीता है और उसकी लड़कियों को धोखा देने की आदत है। हारी की वजह से ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था, तो उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वो आगे हारी के साथ ऐसा नहीं करेगा और कोई और सुंदर लड़की मिलेगी तो इसे भी डम कर देगा। इसके बाद दादी होटल की सेल्स रिपोर्ट चेक करती है, तो बाकी सब हॉल तो अच्छे से चल रहे थे, लेकिन सेना हॉल से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। असल में ये वही हॉल था जहाँ यूरी और गियो की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उनकी एंगेजमेंट टूटने के बाद से कोई वहाँ शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए चेयरवुमन उसे गिराकर उसकी जगह एक आर्ट गैलरी बनाना चाहती थी। लेकिन यूरी इसका विरोध करती है क्योंकि ये जगह उसकी मॉम डैड की यादों से जुड़ी हुई थी। उसके डैड ने इसे उसकी मॉम के लिए बनाया था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इसे टूटे नहीं देना चाहती थी। उसका मूड तब खराब हो गया था, इसलिए वो उनके साथ डिनर के लिए भी मना कर देती है। फिर रात को यूरी अकेले ही वर्कआउट करती है, बाहर से खाना मंगवाती है और फिर ड्रिंक करके सो जाती है। दूसरी तरफ गैंग अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था, तभी टीवी पर संजय की तारीफ दिखाई जाती है और वो मजे से गोल्फ खेल रहा था। ये देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ यूरी सो रही थी कि एक आत्मा उसके घर में घुस जाती है, उसे परेशान करने लगती है। तो यूरी भी इस पर उल्टा चिल्ला देती है, फिर कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यूरी अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर एक शमन के पास गई थी, तो उसने ही उसे स्पिरिट्स की हेल्प करने के लिए कहा था, क्योंकि जब तक वो उनकी बात मानेगी तब तक जिंदा रहेगी। फिर देखते हैं कि पिलडोंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए गैंग उसे टैक्सी में घर भेज देता है। फिर एक कन्वीनियंस स्टोर जाता है, तो उसे वहां पर एक आदमी दिखता है, उसके कपड़ों और जूतों पर मिट्टी लगी थी। गैंग को ये अजीब लगता है। उसी टाइम बाहर यूरी भी आ गई थी। वो गाड़ी पार करके पास के एक फोन बूथ से पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी वो आदमी भी अपनी कार में जाने लगता है और रिवर्स करते टाइम गलती से यूरी की गाड़ी ठोक देता है। उसके साथ एक और आदमी था और ये देखकर तो वो भागने लग जाते हैं और जल्दीबाजी में एक बच्ची को कुचलने वाले होते हैं कि गैंग उसे बचा लेता है। ये सब देखकर तो यूरी को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है कि गैंग भी एकदम से उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसे उन लोगों का पीछा करने को बोलता है। लेकिन जैसे यूरी को देखता है तो पहचान जाता है कि तुम तो वही पहाड़ी वाली लड़की हो ना, लेकिन इस बारे में वो बाद में बात कर लेंगे, पर अभी उन्हें उन लोगों को पकड़ना जरूरी था और वो खुद ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। इसलिए पहले यूरी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब वो यूरी के कहने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा था, तो यूरी गाड़ी चला लेती है। गैंग उसे जैसे जैसे बोल रहा था वो उसकी एकदम ऑपोजिट कर रही थी, क्योंकि एक आत्मा भी उसके साथ ही थी और वो ही उसे रास्ता बता रही थी। गैंग में कंफ्यूज हो रहा था कि ये किससे बातें कर रही है, जबकि पीछे कोई नहीं था। कि तभी गैंग की नजर सामने लटक रहे एक ब्लैक मंकी के सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है। उसकी दादी ने कहा था कि ब्लैक मंकी ईयर की लड़के से दूर रहना, कि उसी टाइम वो भगौड़े उनके सामने से निकल जाते हैं। उन्हें देखकर तो गैंग चौंक जाता है कि इसे सच में कैसे पता चला कि ये यहाँ है। वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं, पर यूरी उनके सामने अपनी गाड़ी ले आती है। गैंग यूरी को अंदर ही रहने को बोलता है और अकेले ही उन दोनों से लड़ता है। लेकिन फिर अचानक से एक गुंडा उस पर अटैक करने वाला होता है कि यूरी ठीक टाइम पर एक बैट से उसकी जान बचा लेती है। तब गैंग उसे उठाने को बोलता है, लेकिन यूरी किसी को टच नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे बैट से उठाती है। लेकिन उठते टाइम वो एकदम से एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, पर यूरी उसे दूर धकेल देती है। अब गैंग को लग रहा था कि ये बस हिट एंड रन का मामला है, तो अगर यूरी को जरूरत पड़े तो उसे बुला सकती है। लेकिन यूरी उसे गाड़ी की डिग्गी चेक करने को बोलती है। तब वहाँ वो उसी टैक्सी ड्राइवर की बॉडी देखता है जिसे उन गुंडों ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। तब पता चलता है कि जिस आदमी की लाश मिली थी उसी की आत्मा ने यूरी से अपने कातिलों को पकड़वाने में हेल्प मांगी थी। यानी अगर यूरी स्पिरिट्स को नहीं देख पाती तो शायद ये मर्डर केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। यूरी भी उस ड्राइवर की आत्मा को गुड बाय करके वहां से चली जाती है। लेकिन इन सब में गैंग का दिमाग तो खराब ही हो गया था। घर जाकर भी वो ये सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्या कोई भूत थी। फिर अगले दिन वो उसी टैक्सी ड्राइवर केस से जुड़े सीसीटीवी देखता है, तो पता चलता है कि किसी अनजान ने एक फोन बुथ से कॉल किया था। लेकिन उनकी नज़र तो उसके शूज़ पर पड़ती है। उसका कलीग मेन बताता है कि ये तो लग्जरी शूज़ है, कम से कम 10 मिलियन वॉन के होंगे और कोरिया में सिर्फ 3 लोगों के पास है। जांच करने पर पता चलता है कि एक तो पिछले महीने यूएस चला गया, दूसरा फ्रॉड के केस में जेल में है और तीसरा रैना ग्रुप की सीईओ है। लेकिन उसके बारे में चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कम मीटिंग करती है और ना ही मीडिया में जाती है। गैंग से कहते हैं कि बिना वारंट के तो वहाँ जाना ही मत, नहीं तो तुम्हारा पता नहीं क्या होगा।
पर गैंग तो सीधे रेना होटल ही पहुंच जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता कि तभी अचानक से उसकी नज़र यूरी पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। यूरी भी उसे देख लेती है और उससे बचने की कोशिश करती है, पर वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। तब उससे बचने के लिए यूरी स्टाफ लॉकर रूम में घुस जाती है, लेकिन गैंग तो उसके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ की आवाज़ सुनकर एक लॉकर के अंदर छुप जाता है और वो एम्प्लॉयज़ तो यूरी की बुराई करने लगते हैं। वो उसे घमंडी और बदतमीज़ कह रहे थे कि उसने एक बच्चे को उठाया तक नहीं, खुद को क्राउन प्रिंसेस समझती है, जबकि उन्हें उसकी असली ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कि तभी यूरी को वहाँ देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं और यूरी भी बिना कुछ बोले चुपचाप निकलकर अपने ऑफिस जाने लगती है कि गैंग भी उसे देखता है और चुपके से उसके पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है और फिर उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुल लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यूरी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, इसलिए दरवाज़ा खोलते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि गैंग उसका बिना ग्लव्स वाला हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यूरी को भी एहसास होता है कि उसने बिना ग्लव्स के किसी को छू लिया, इसलिए वो गैंग को जल्दी से धक्का दे देती है। तो अब गैंग को पता चल गया था कि यही वो मिस चेयों यूरी है। वो जानता था कि यूरी उसे अवॉइड कर रही थी, लेकिन फालतू की बात छोड़कर वो सीधा पूछता है कि तुम्हें उस रेजर्वोयर में पड़ी डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला। पहले तो यूरी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब गैंग बार बार पूछ ही रहा था तो वो सीधे कह देती है कि उसे ये एक होस्ट ने बताया है। गैंग उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। उसे लग रहा था कि यूरी बस इसे मजाक कर रही है, लेकिन यूरी भी बहस करने के बजाय उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल देती है कि तभी यूरी की दादी चेयरवुमन बेक वहां पहुंच जाती है। गैंग भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला आता है। बाहर लॉबी में उसकी मुलाकात सोंजे से होती है। वो फिर से गैंग का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन गैंग इस बार साफ कहता है कि वो जल्द ही युंजू की डेड बॉडी ढूंढ निकालेगा और उसे मर्डर के जुर्म में जेल भेज कर रहेगा। उधर दादी यूरी को समझाती है कि उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, इसलिए उसे अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए और उसे अब अपने रैना होटल को अपग्रेड करना होगा। उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए कहती है, लेकिन यूरी को सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करना सही नहीं लगता, पर दादी उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गैंग की दादी उसे जबरदस्ती एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनाकर भेज देती है। तब वहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते टाइम अचानक बॉल एक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है। गैंग जब बॉल लेने जाता है तो उसे कुछ ध्यान आता है। वो तुरंत ही ऑफिस लौटता है, अपने साथियों पिलडोंग और युंगमिन से कहता है कि जिस होटल में युंजू आखिर बार देखी गई थी वहाँ रुके हुए सभी गेस्ट की लिस्ट निकालो। इधर सोंजे हारी और उसकी फैमिली से मिलने आया था। तब हारी से बता देती है कि यूरी उसके बारे में क्या क्या सोचती है, वो शायद उनकी शादी के खिलाफ है। ये सुनते ही सोंजे गुस्से में यूरी के पास ही पहुंच जाता है। उसे पूछता है कि आखिर वो उसके खिलाफ क्यों बोल रही है। तब यूरी पहले तो स्माइल करती है, फिर बताती है कि गायब होने से पहले युंजू मेरे पास आई थी। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि युंजू ने उसे बताया था कि सोंजे ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर ब्रेकअप करके किसी और को डेट करने लग गया, यानी कि हारी को, और वो यहाँ यूरी से हेल्प मांग रही थी क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर तो सोंजे एकदम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही थी, पर यूरी कहती है कि फिर उससे ही पूछ लेते हैं। अचानक से दरवाजा खुलता है, वो डर जाता है, लेकिन वो तो यूरी की सेक्रेटरी थी। तब यूरी कहती है कि युंजू अभी भी यहीं है और सब कुछ देख रही है। असल में युंजी की आत्मा काफी टाइम से यूरी के साथ ही थी और वो सोंजे से बदला लेने के लिए यूरी से हेल्प चाहती थी। उधर युंजू के होटल की सीसीटीवी चेक करते हुए गैंग को पता चलता है कि जिस एयर होस्टेस ने युंजू के बगल वाला कमरा बुक किया था वो संजय की ही दोस्त है, और दोस्त भी नहीं, बस एक दिन संजय ने उसे इंटरव्यू तक जल्दी पहुंचाने में हेल्प की थी। फिर वो अपना फुटेज देखने के बाद बताती है कि उसने उस होटल में कभी चेक इन किया ही नहीं। तो उसे याद आता है कि उस दिन हेल्प करने वाले दिन उसका वॉलेट गलती से संजय की कार में ही छूट गया था, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वापस मिला। तब गैंग और पिलडोंग ये भी नोटिस करते हैं कि ये तो राइट हैंडेड है, जबकि वो होटल वाली लड़की लेफ्ट हैंडेड थी। वो समझ आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पिलडोंग एक विग शॉप जाता है जहाँ से उसे संजय के नाम विग की रिसिप्ट मिल जाती है, जबकि गैंग उस होटल में जाता है। तब उसे पूरी सच्चाई समझ आती है कि संजय ने एयर होस्टेस का वेश बनाकर होटल में एंट्री की थी। फिर बालकनी के रास्ते वो युंजू के कमरे में गया और उसकी डेड बॉडी को एक बैग में डालकर वहां से बाहर ले आया, और रूम से आते आते जो व्हाइट कपड़ा सूटकेस से बाहर निकला हुआ था वो भी एकदम गायब हो गया। और यहाँ तक आते से 25 मिनट हुए थे, यानी कि इन 25 मिनट में ही उसने बॉडी को यही कहीं छुपाया होगा। तो टाइम को कैलकुलेट करते हुए वो सीधा टेरेस पर पहुंच जाता है। उसे शक होता है कि डेड बॉडी शायद वाटर टैंक में छिपाई गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता है तो गलती से यूरी का पैर ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो पहले से यहाँ युंजू की लाश ढूंढ रही थी। ऐसे में वो दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। तो गैंग बताता है कि मैं किसी केस की वजह से आया हूँ। यूरी भी कहती है कि मैं कंप्लेंट की वजह से आई हूँ। और फिर जब गैंग टैंक का ढक्कन खोलता है तो वहाँ सचमुच युंजू की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। युंजू सोंजे को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सोंजे बुरी तरह घबरा जाता है, वो उसे धक्का दे देता है। तब युंजू का सिर बैट के कोने से टकराता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। सोंजे उसकी हेल्प करने के बजाय डरकर वहां से भाग जाता है, जबकि युंजू वही तड़पते तड़पते मर जाती। अब प्रेजेंट में सोंजे गोल्फ चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले रहा था कि गैंग पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और सबके सामने उसे खूनी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अब उसके पास वारंट था। और वहीं जब हारी को पता चलता है कि यूरी ने ही इस केस में हेल्प की थी, क्योंकि न्यूज़ में उसकी फोटो भी छपी हुई थी, तो वो यूरी पर भड़क जाती है।
लेकिन दादी ये देख लेती है और उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए यूरी को बाद में समझाती है कि तुम्हें ही संभल कर रहना होगा और फिर से उसे उसी होटल के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कहती है। वहीं सोंजे के डैड पार्क जिन डोंग अपने बेटे से दूरी बना लेते हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज खराब ना हो, लेकिन सोंजे उन्हें धमकी देता है कि अगर उसे अकेला छोड़ा गया तो उनके सारे इलीगल काम सबके सामने खोल देगा। तो अपनी इमेज बचाने के लिए वो मीडिया में झूठा बयान जारी कर देते हैं कि युंजू मानसिक रूप से परेशान थी और उसने झूठ बोलकर उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि वो मीडिया में रोने की एक्टिंग भी करता है। इस बीच गैंग को जेजू आइलैंड में अपने एक दोस्त की वेडिंग का इनविटेशन मिलता है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो जा नहीं पाएगा। पर पिल्डोंग उसे वहाँ की एक दादी के बारे में बताता है जिनकी पोती गायब है और वो उसे ढूंढने के लिए प्रोसिक्यूटर से हेल्प मांग रही थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यूरी भी रेमंड होटल पहुंचती है जिसके बारे में उसकी दादी ने कहा था। फिर यहाँ पर वो सीईओ मिनवॉन से मिलती है जो कि उसका पुराना ही दोस्त निकलता है। मिनवॉन भी उसे अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए बनाना चाहता था, लेकिन यूरी फिर मना कर देती है कि वो अपने होटल को अपने तरीके से चलाना चाहती है। तब मिनवॉन उसे आज रात यहीं होटल में रुकने को बोलता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन मिनवॉन उसे मना ही लेता है और एक डिजाइनर हेना के नए डिजाइन भी दिखाता है जिनमें से एक ड्रेस उसे काफी पसंद आती है। और वहीं दूसरी तरफ गैंग भी इसी होटल में आया था क्योंकि उसके दोस्त की शादी भी यहीं थी। फिर बाद में वो अपने रूम में चेक इन के लिए जाता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसके लिए पहले ही रूम बुक कर लिया था, लेकिन फिर बाद में दिखाया जाता है कि स्टाफ से गलती हो गई थी क्योंकि यूरी का भी यही रूम था। और जब यूरी अंदर जाती है तो गैंग उस टाइम नहा रहा था। आवाज़ सुनकर जब गैंग बाहर आता है, लेकिन यूरी उस टाइम गिरे हुए पॉट को उठा रही थी तो उसे देख नहीं पाता। इतने में गैंग वापस चलाता है तो पानी के निशान देकर यूरी सोचने लगती है कि शायद यहाँ कोई भूत होगा, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दोनों को आवाज़ आ रही थी और उन्हें लगता है कि जो कमरे में आवाज़ें आ रही है वो किसी भूत की वजह से है, इसलिए कोई भी रूम को ठीक से चेक नहीं करता। यूरी भी बेड में जाकर सो जाती है और गैंग भी दूसरे रूम में जाकर टीवी देखते हुए ड्रिंक पीने में बिजी हो जाता है और फिर देर रात उसी बेड पर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो खुद को एक ही बेड पर देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि वो ही उसे स्टॉक कर रहा होगा, लेकिन बाद में होटल स्टाफ अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन यूरी इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि कहीं उसने बिना ग्लव्स के गैंग को छू तो नहीं लिया हो, इसलिए पूछ लेती है कि कुछ हुआ तो नहीं था ना। तो गैंग कहता है कि क्यों, तुम मुझ पर किस करने की सोच रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर होटल से बाहर निकलते टाइम एस्केलेटर पर अचानक ही एक बच्चे से गलती से बैग नीचे गिर जाता है। गैंग देखता है कि वो जाकर सीधे यूरी को लगने वाला था, इसलिए उससे पहले नीचे जाकर उस बैग को उठा लेता है। भले इस चक्कर में बेचारा वो खुद ही गिर जाता है। तब मिनवन पास में था, वो ये सब देख लेता है, लेकिन उसे यूरी की ज़्यादा चिंता थी तो गैंग की तारीफ करता है और उसे होटल वॉचर के साथ अपना कार्ड देता है कि ज़रूरत हो तो कॉल कर सकते हो। तब यूरी भी पहली बार गैंग को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है। फिर होटल से जाते हुए गैंग एक बूढ़ी दादी को देखता है जो अपनी पोती को ढूंढ आई थी, तो गैंग उनसे मिलता है और पता चलता है कि ये वही दादी है जिसने उनसे हेल्प मांगी थी। वो उसे बताती है कि उनकी पोती दामी इसी होटल में एक शो के लिए आई थी और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई और पुलिस का कहना है कि वो कहीं भाग गई होगी, लेकिन वो जानती है कि वो कहीं नहीं भागी। तो पहले तो गैंग उनके घर जाता है और दामी का रूम चेक करता है, तो वहाँ उसे उसका एक टैब मिलता है जिसमें कि वही डिज़ाइनर हैना दामी को डांट रही थी, यानी कि दामी उसके अंडर में काम करती थी और फिर हैना चुपके से उसका एक डिज़ाइन भी चुरा लेती है। इसके बाद गैंग वापस होटल जाकर सीसीटीवी चेक करता है। वैसे भी खुद मिनवान ने उसे कहा था कि वो कभी भी कॉल कर सकता है। इस बीच यूरी भी जब वापस जा रही थी तो अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि एक आत्मा उससे बात करने की कोशिश कर रही थी जो होटल रूम में उसे दिखी भी थी। और वहाँ फुटेज में गैंग दामी को एक टैक्सी में जाते हुए देख लेता है। तो उसके बारे में पता लगाने के बाद गैंग एक पुलिस वाले को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहाँ दामी आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन यहाँ भी यूरी उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। उसे यहाँ देखकर वो फिर चौंक जाता है, तो यूरी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने लगता है। गैंग उसे हाथ देता भी है, लेकिन वो पकड़ तो सकती नहीं थी, इसलिए हाथ पीछे खींच लेती है और इस चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर पहुंचते ही उनके सामने एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। पानी के अंदर दामी की डेड बॉडी तैर रही थी और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।